हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलेकुलर स्पेक्ट्रा के बारे में। आणविक स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि यार हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़े थे, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, उसका यूनिट 3 स्टार्ट था मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसी का ये टॉपिक है आपका मोलेकुलर स्पेक्ट्रा, आणविक स्पेक्ट्रा क्या होता है। और उस पर हम ये भी बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलेकुलर एनर्जी, अर्थात जो कि आपकी मॉलिक्यूल्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, वो भी आपको समझेंगे, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से समझने वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, मोलेकुलर स्पेक्ट्रा, आणविक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और एकदम मस्त तरीके से मोलेकुलर स्पेक्ट्रा के बारे में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं मोलेकुलर स्पेक्ट्रा, आणविक स्पेक्ट्रा आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अगर बात करें मोलेकुलर स्पेक्ट्रा, तो इसके जो पहले वाला वीडियो हमने बनाया था उस पे हमने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। अगर जिसने भी वो वीडियो अच्छे से देखा उसको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की, उस पर जाके देख सकते हो। तो देखो, थोड़ा सा हम आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पहले समझा दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी की घटना एक ऐसी घटना होती है जिसमें मान लो, ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको समझा दे छोटा सा, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। देखो, मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, ये आपके पास मान लो कोई पदार्थ है। अगर आप इस पदार्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुम्बकीय विकिरण को डालते हो, तो इससे आपका ये जो पदार्थ है, इस आपके विद्युत चुम्बकीय विकिरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कुछ अपने अंदर अवशोषित करेगा और कुछ भाग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, जिसे हम क्या करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट, जिसे हम फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करेंगे, एकत्रित कर लेंगे और उस पे जो ये रेडिएशन आएगी उसे नाम दिया जाएगा स्पेक्ट्रम। अगर आप इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हो, एक्सपेरिमेंट से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हो, तो आपको इस पदार्थ की संरचना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है और यह घटना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, ठीक है। क्या बात कही, समझो ध्यान से। मान लो कोई पदार्थ है, अगर उस पदार्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुम्बकीय विकिरण को डाला जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका कुछ भाग वो पदार्थ, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी ऊर्जा आई है, उसका कुछ भाग अपने अंदर अवशोषित करता है और कुछ भाग को बाहर निकाल देता है या उत्सर्जित कर देता है। अब इस उत्सर्जित ऊर्जा को हम फोटोग्राफिक प्लेट पर एकत्रित कर लेते हैं। अब जब इस फोटोग्राफिक प्लेट पर एकत्रित करेंगे तो ये जो रेडिएशन यहाँ पे प्राप्त होगा, इसे नाम दिया जाएगा स्पेक्ट्रम। अगर आप इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हो तो आपको पदार्थ की पूरी संरचना के बारे में पता चल जाएगा और ये पूरी घटना ही आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, ठीक है। आशा करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी समझे, ठीक है। देखो, इस पे तो थोड़ा सा आपको केवल बेसिक बता रहे हैं, अगर पूरा वीडियो देखोगे ना इसके पहले वाला, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप बात करें मोलेकुलर स्पेक्ट्रा, आणविक स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो देखो, आणविक स्पेक्ट्रा में भी यही स्पेक्ट्रोस्कोपी ही आपका पूरा लगेगा। देखो क्या बताया गया आपसे, हमने देखो कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं, उनको आपको एक एक बात को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं, समझना है, ठीक है। टेंशन ना लो, एक एक बात समझा देंगे। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि एटम्स एवं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो, समझना है, रटना बिल्कुल नहीं, ठीक है। एटम्स का मतलब परमाणु एवं मॉलिक्यूल्स मतलब अणु द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अवशोषण के परिणाम स्वरूप उनमें अनेक प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं, मान लो आपके पास कोई परमाणु है, उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हिंदी पे कहते हैं वैद्युत चुम्बकीय विकिरण, जो कि एक प्रकार की एनर्जी है। अगर आप पदार्थ पे या किसी, जैसे परमाणु की बात हमने की यहाँ पे, एटम या मॉलिक्यूल, अगर आप उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हो तो वो क्या करेगा, उसका कुछ भाग अवशोषित करेगा और कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित भी कर देगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी कि एटम्स एवं मॉलिक्यूल्स द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अवशोषण के परिणाम स्वरूप उनमें अनेक प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। देखो, जब अवशोषण करेगा वो परमाणु या अणु, मतलब एटम्स अथवा मॉलिक्यूल, जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपने अंदर अवशोषित करेगा तो उस पर कुछ प्रकार के ट्रांजिशन होंगे। देखो, आपके ट्रांजिशन जो आपके मॉलिक्यूल पे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या, कौन सा ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।
दूसरा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और तीसरा रोटेशनल ट्रांजिशन। आप देखो इस ट्रांजिशन को थोड़ा सा आपको समझा दे। देखो मान लो ये आपका परमाणु है, ठीक है। परमाणु का केंद्र सबको पता है नाभिक कहलाता है, सबको पता है ना, परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। और इस परमाणु के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं उपस्थित होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगा रहा होता है। ये बात तो सबको ही पता होगी कि परमाणु की संरचना कैसे होती है। परमाणु का केंद्र नाभिक होता है और परमाणु के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। ये बात सबको पता है। आप देखो जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है और बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हिंदी पे वैद्युत चुंबकीय विकिरण या एक प्रकार की एनर्जी कहते हैं, जब ये एनर्जी इस पे आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित करेगा और ये उत्तेजित होकर लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, अर्थात आपका लो एनर्जी लेवल का मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से हाई एनर्जी लेवल अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर पे चला जाता है, ठीक है। और यह आपकी घटना ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहलाती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम आपसे, जब आपका परमाणु मान लो है, परमाणु का केंद्र नाभिक होता है और उसके चारों ओर जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब इस परमाणु पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात वैद्युत चुंबकीय विकिरण पड़ेगी तो ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसकी ऊर्जा को अवशोषित करेगा और वो उत्तेजित होकर अपनी एनर्जी लेवल छोड़ के अर्थात वो लो एनर्जी लेवल छोड़ के उसके आगे वाली हाई एनर्जी लेवल अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर पे चला जाएगा, ठीक है। उच्च ऊर्जा स्तर पे चला जाएगा और कुछ समय पश्चात वो पुनः अपनी ही ऊर्जा स्तर पे वापस भी आ जाएगा। मतलब अभी इस लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे गया, लेकिन कुछ समय पश्चात हाई एनर्जी लेवल से फिर से लो एनर्जी लेवल पे आ जाएगा और यही आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाएगा। देखो टेंशन बिल्कुल ना लो, एक एक बात समझना है। पूरा यहाँ पे जितनी बातें बता रहे सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन ना लो। देखो पहले पढ़ो, पहले हमने लिखा एटम्स अर्थात परमाणु एवं मॉलिक्यूल्स मतलब अणुओं, ठीक है। परमाणुओं एवं अणुओं द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात वैद्युत चुंबकीय विकिरण के अवशोषण के परिणाम स्वरूप उनमें अनेक प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं अर्थात संक्रमण होते हैं। हमने आपसे बताया अगर आपका मान लो एटम है अर्थात परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। जैसा कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा जब वो रेडिएशन को अवशोषित करेगा और फिर हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो इसमें आपका एटम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और मॉलिक्यूल में 3 ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा गया कि एटम्स एवं मॉलिक्यूल्स द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अवशोषण, जैसे हमने यहाँ पे बताया इलेक्ट्रॉन उससे अवशोषित करता है ऊर्जा को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, के अवशोषण के परिणाम स्वरूप उनमें अनेक प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। फिर आगे लिखा एटम्स में स्थित इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिट्स से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में संक्रमित हो जाते हैं या चले जाते हैं और ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कुछ समय पश्चात पुनः लो एनर्जी ऑर्बिट्स में लौट आते हैं और एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं। यही बात बताई कि आपका जब ये परमाणु है, मान लो इस पे जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डाला तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसकी एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित करेगा और अपना एनर्जी लेवल अर्थात लो एनर्जी लेवल छोड़ के हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। आपका लो एनर्जी लेवल का मतलब है निम्न ऊर्जा स्तर और हाई एनर्जी लेवल का मतलब है उच्च ऊर्जा स्तर। तो आपका ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे चला जाएगा और फिर कुछ समय पश्चात देखो जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे गया तो इसे नाम दे दिया जाएगा उत्तेजित इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया जाएगा, उत्तेजित, क्योंकि उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे चला गया। अब ये कुछ टाइम पश्चात फिर से इस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे वापस लौट आएगा और यही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी बताया गया था आपसे। तो वही चीज लिखा गया कि एटम्स में स्थित इलेक्ट्रॉन, एटम अर्थात इस परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल्स वाले ऑर्बिट, लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट अर्थात निम्न ऊर्जा वाले ऑर्बिट का मतलब कक्षक, ठीक है, निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट अर्थात उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में संक्रमित हो जाते हैं या चले जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो कहा गया ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कुछ समय पश्चात पुनः लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में वापस लौट आते हैं, पुनः इस हाई ऑर्बिट से लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में वापस लौट आते हैं और एनर्जी का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और क्या करते हैं, एनर्जी को बाहर निकालते हैं या एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं। ये सिंपल सी बात है,
ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका पहले लो एनर्जी, देखो जब वो आपका मतलब जब रेडिएशन आपने डाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित किया उसे और वो उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक पे चला गया। कुछ समय पश्चात वो पुनः उस पर वापस आ जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा। ठीक है, मतलब जब वो वापस आ जाएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, अर्थात एनर्जी को बाहर निकालेगा। वही चीज़ लिखा है कि और एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं। तो बताओ इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अब आगे पढ़ो, आगे कहा गया अणुओं द्वारा अर्थात मॉलिक्यूल्स द्वारा अवशोषित, जो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपने अंदर अवशोषित किया, अवशोषित अथवा उत्सर्जित, जो उसने क्या किया, उत्सर्जित किया ऊर्जा को, उत्सर्जित एनर्जी अर्थात ऊर्जा की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ध्यान समझो, आपसे कहा अणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित एनर्जी अर्थात ऊर्जा की तीव्रता, जिसे इंग्लिश में इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी एवं संबंधित फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति या वेवलेंथ अर्थात तरंगदैर्घ्य के बीच अगर आप ग्राफ खींचते हो तो जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे उस एटम अर्थात परमाणु अथवा मॉलिक्यूल अर्थात अणु का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहा गया, अणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित, अणुओं द्वारा अवशोषित, अवशोषित का मतलब जो उसने ऊर्जा अपने अंदर ली और उत्सर्जित का मतलब जो बाहर निकाली। तो अणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित एनर्जी की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी एवं संबंधित फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति के, ठीक है, आवृत्ति या वेवलेंथ के बीच ग्राफ खींचने पर जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे उस एटम अथवा मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर एटम का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, मतलब परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, तो उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा अर्थात परमाणुवीय स्पेक्ट्रा एवं मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आपका आणविक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये बात है, ठीक है, ये बात है मोलेकुलर स्पेक्ट्रा आणविक स्पेक्ट्रा की। ठीक है, ये बात है मोलेकुलर स्पेक्ट्रा आणविक स्पेक्ट्रा की। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो। हमने आपसे कहा जब वो एनर्जी का उत्सर्जन करता है, मतलब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है, फिर वापस आता है, तो वो एनर्जी को बाहर निकालता है। ये एकदम सिंपल सी बात थी, हमने आपको समझा दिया। उसके बाद क्या कहा, आपने कहा कि अणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित एनर्जी की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी आई एवं संबंधित फ्रीक्वेंसी अर्थात संबंधित आवृत्ति अर्थात न्यू या वेवलेंथ अर्थात लैम्डा। ठीक है, चाहे आप आई अर्थात तीव्रता और न्यू अर्थात आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचो, या आप आई तीव्रता अथवा लैम्डा तरंगदैर्घ्य के बीच ग्राफ खींचो। मतलब आपको क्या करना है, आपको एनर्जी की तीव्रता एवं संबंधित जो उससे फ्रीक्वेंसी होगी उसकी अर्थात आवृत्ति होगी उसके बीच ग्राफ खींच सकते हो, या फ्रीक्वेंसी ना लेके वेवलेंथ के बीच ग्राफ खींचोगे तो जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे उस एटम अथवा मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम नाम दिया जाता है, उसे उस मॉलिक्यूल का अथवा एटम का, ठीक है, एटम अथवा मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम नाम दिया जाता है। और ये ग्राफ जो होगा एक्सपेरिमेंट से खींचा जाएगा। ठीक है, तो उससे उस एटम अथवा मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एटम अगर परमाणु के स्पेक्ट्रम को परमाणुवीय स्पेक्ट्रा अर्थात एटॉमिक स्पेक्ट्रा एवं मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को मोलेकुलर स्पेक्ट्रा अर्थात आणविक स्पेक्ट्रा नाम दिया जाता है। ये बात है मोलेकुलर स्पेक्ट्रा की। तो आशा करते हैं सबको मोलेकुलर स्पेक्ट्रा समझ में आ चुका है। ठीक है, अभी एक टॉपिक और रह जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलेकुलर एनर्जी। मतलब ये जो आणविक स्पेक्ट्रा होता है, मतलब अणु जो होते हैं, इसमें कितने प्रकार की आपकी मोलेकुलर एनर्जी अर्थात आणविक ऊर्जा हो सकती है, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, इन सब एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको एनर्जी की ओर ले चलते हैं। ठीक है, पढ़ लो मोलेकुलर स्पेक्ट्रा पे। हमने आपसे बताया एटम्स एवं मॉलिक्यूल्स द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अवशोषण के परिणाम स्वरूप उनमें अनेक प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, फिर बताया एटम में स्थित इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले कक्षक ऑर्बिट वाला कक्षक से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट अर्थात कक्षक में संक्रमित हो जाते हैं अर्थात चले जाते हैं। ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कुछ समय पश्चात पुनः लो एनर्जी वाले ऑर्बिट अर्थात निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में वापस लौट आते हैं और एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं अर्थात ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। अणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित एनर्जी की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी एवं संबंधित फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति या वेवलेंथ मतलब कि तरंगदैर्घ्य के बीच अगर आप ग्राफ खींचते हो तो जो ग्राफ प्राप्त होगा उसे उस एटम मतलब परमाणु अथवा मॉलिक्यूल अथवा अणु का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एटम के स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रा एवं मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा कहते हैं।
ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। तो देखो यार, एक चीज़ जान लो, अगर आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छे से समझना है तो आपको वीडियो को एकदम मतलब लाइन बाय लाइन देखना होगा, ठीक है। मतलब कि आप जैसे इसके पहले वाली वीडियो पे हमने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को पहले पढ़ोगे उसके बाद इससे मोलिकुलर स्पेक्ट्रा वाले टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यार देखो, जो मेन बात है उस पर हमने आपको बता ही दी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखो जाके। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर जाके पहले वो वीडियो देखो, फिर इसको समझो, तो आप खुद कहोगे एकदम आसान है, ठीक है। क्योंकि लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे तो एकदम मस्त रहेगा, ठीक है। आप क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको ये पढ़ाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलिकुलर एनर्जी पहले, ठीक है। तो यार भाई, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लो, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके, ठीक है। तो सब लोग लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप भैया बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलिकुलर एनर्जी, ठीक है। मतलब मोलिक्यूल्स में जितनी एनर्जी होती है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लग चुकी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलिकुलर एनर्जी। हमने लिखा है यहाँ पे, किसी भी मॉलिक्यूल अर्थात किसी भी अणु में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा अर्थात एनर्जी हो सकती, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में निम्न प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती है। पहला, ट्रांसलेशनल एनर्जी अर्थात स्थानांतरित ऊर्जा, जिसे ई ट्रांस से प्रदर्शित करते हैं। अभी सब बताएंगे कौन सी एनर्जी क्या होती है, ठीक है। दूसरी होती है रोटेशनल एनर्जी अर्थात घूर्णन ऊर्जा, जिसे ई ROT अर्थात रोटेशनल से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब कि काल्पनिक ऊर्जा, ठीक है, VIB अर्थात वाइब्रेशनल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, ELE अर्थात इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये चार प्रकार की एनर्जी आपके किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। तो ये चार प्रकार की एनर्जी मॉलिक्यूल में हो सकती है। आप बात करें ये चारों प्रकार की जो एनर्जी हो सकती है, इनमें सभी एनर्जी के बारे में थोड़ा डिटेल में बातें कर लेते हैं कि आपकी ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल क्या होती है, वाइब्रेशनल क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपकी क्या होती है, ठीक है। तो आप भैया एक एक करके सभी एनर्जी को समझते हैं, ठीक है। तो पहली एनर्जी है आपके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी, जिसे स्थानांतरित ऊर्जा कहते हैं। ये क्या होती है, हमने लिखा किसी मॉलिक्यूल अर्थात किसी अणु के 3 डायमेंशन अर्थात तीनों विमाएं। 3 विमाएं कौन कौन से होती है आपको सबको पता है, जैसे X अक्ष, Y या Z अक्ष। इस तरह से 3 डायमेंशन पे अगर कोई मॉलिक्यूल गति करता है, देखो कहा गया किसी मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशन में गति करने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं। मतलब किसी मॉलिक्यूल के तीनों डायमेंशन पे, जैसे X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, तीनों डायमेंशन पे गति करने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है उसे ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं। फिर यहाँ से लिखा गया गैसों के गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार, मान लो कोई गैस है, उसके मॉलिक्यूल की कुल ट्रांसलेशनल एनर्जी अर्थात स्थानांतरित ऊर्जा जो होती है वो 3/2 kT होती है। और अगर एक निश्चित दिशा पे निकाली जाए ट्रांसलेशनल एनर्जी ई ट्रांस इक्वल टू वो 1/2 kT होती है, जहाँ के बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। हमने आपसे कहा, देखो जब आपसे यहाँ पे कहा गया कि गैस मॉलिक्यूल की कुल एनर्जी का मतलब तीनों विमाओं पे, कुल एनर्जी का मतलब है X विमा पे भी, Y पे भी और Z पे भी, तो तीनों विमाओं पे 3/2 kT होती है। अगर एक विमा पे पूछी जाए तो एक निश्चित दिशा में ई ट्रांस इक्वल टू, अर्थात ई ट्रांस किसको कहते हैं, इसी ट्रांसलेशनल एनर्जी को ई ट्रांस कहते हैं। ये कितनी हो जाएगी 1/2 kT, जहाँ के बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब तीनों विमाओं के लिए कुल एनर्जी 3/2 kT, एक विमा के लिए 1/2 kT, ठीक है। के बोल्ट्जमान स्थिरांक और टी तापमान, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात समझ में आई कि किसी मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशन में गति के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होती है उससे ट्रांसलेशनल एनर्जी। अगली है रोटेशनल एनर्जी, जिसे घूर्णन ऊर्जा कहते हैं। तो कहा गया किसी आंशिक अणु अर्थात आंशिक अणु का क्या मतलब है, अणु का कोई छोटा सा भाग, ठीक है, अथवा संपूर्ण अणु के अपने गुरुत्व केंद्र, जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, के चारों ओर घूमने से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। मतलब किसी आंशिक अणु अथवा किसी संपूर्ण अणु के अपने गुरुत्व केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों ओर घूमने के कारण जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। और ई रोटेशनल इक्वल टू होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जहाँ I आपका मोमेंटम ऑफ इनर्टिया अर्थात जड़ता गुण होता है, और ये जो ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा, ये क्या होता है, घूमते हुए मॉलिक्यूल का कोणीय वेग होता है। और यहाँ पे जो
घूर्णन आपको बताया गया कि गुरुत्व केंद्र के चारों ओर घूमना। देखो मान लो ये किसी मॉलिक्यूल का गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसके चारों ओर देख सकते हो यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है कि ये आपका चारों ओर क्या है, मॉलिक्यूल आपका घूर्णन कर रहा है या रोटेशनल रोटेट कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है चारों ओर। ये इसका गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल घूम रहा है। तो वही कहा गया किसी अणु के अपने गुरुत्व केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों ओर घूमने से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। और इरोटेशनल इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई मोमेंटम ऑफ इनर्टिया अर्थात जड़त्वाघूर्ण, ओमेगा घूमते हुए मॉलिक्यूल का कोड इफेक्ट, ठीक है। तो ये दो एनर्जी हो गई, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। दो एनर्जी और बचते हैं, उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगली नंबर एनर्जी के बारे में, वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसे काल्पनिक ऊर्जा कहते हैं। ये क्या होती है, तो नाम से पता चलता है कंपन अर्थात वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन अर्थात कंपन करने के कारण। तो देखो हमने लिखा किसी मॉलिक्यूल में कंपन अर्थात वाइब्रेशन उत्पन्न करने में जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। मान लो कोई मॉलिक्यूल है, अगर आपको उस पर क्या करना है, वाइब्रेशन उत्पन्न करना है, तो जिस एनर्जी की आवश्यकता होगी उसे वाइब्रेशनल एनर्जी कहेंगे। और मॉलिक्यूल्स में अनेक प्रकार के वाइब्रेशन संभव हैं, जैसे तनन स्ट्रेचिंग, बंधन बॉन्डिंग, रॉकिंग, ऐठन आदि, ठीक है, ये सब आपके संभव है। तो सिंपल सी बात ये समझो कि किसी मॉलिक्यूल में कंपन उत्पन्न करने में जिस एनर्जी का उपयोग होता है उसे वाइब्रेशनल एनर्जी। अगला है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और एक चीज़ जरूर याद रखना, इनको हमने पहले ही बता दिया था, इसे VIB से प्रदर्शित करते हैं अर्थात ई वाइब्रेशनल से, ठीक है। और इस ई इलेक्ट्रॉनिक से, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स में लो एनर्जी ऑर्बिट अर्थात निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से हाई एनर्जी ऑर्बिट अर्थात उच्च ऊर्जा वाले कक्षक के संक्रमणों अर्थात ट्रांजिशंस में निहित ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहलाती है। हमने आपसे पहले ही बताया था, लो एनर्जी ऑर्बिट से जब हाई एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो यही आपका संक्रमण या ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। और इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो वही जो उस पर ऊर्जा होगी उसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन में लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट के संक्रमणों में निहित ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहलाती है और इसे EELE अर्थात ई इलेक्ट्रॉनिक से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये बात थी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स पे होती है, उसको समझा और मोलिकुलर स्पेक्ट्रा के बारे में आसानी से समझा। तो यार भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।